Good morning, sir. Morning, दोस्त, morning. चलिए आज हमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ना था ना। Yes, sir. Yes, sir. चलिए 1-2 मिनट वेट करेंगे बाकी लोगों का। अभी काफी कम, बाकी लोग आ नहीं रहे यार, क्या हुआ? कर ले। चलो देखो अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। सर आप जो आप लिख रहे हो वो तो नोट नहीं करना हमने। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब करना कर लो, नहीं करना मतलब कोई अब कंपल्सन नहीं है। प्रॉपर्टीज कंडक्टर अगर हम फटाफट अगर बात करें तो अगर मैं जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज दूंगा कंडक्टर को, सारा चार्ज कहाँ जाएगा? Surface पे. सरफेस पे रहेगा। है ना, एक्स्ट्रा चार्ज दोगे वो भी कहाँ, कब? अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। Yes, sir. सारा चार्ज सरफेस पे जाएगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। Zero. नीचे। तो जो आपका पूरा जो मटेरियल है, मटेरियल क्या हो गया आपका? इक्विपोटेंशियल है। कंडक्टर जो होता है इक्विपोटेंशियल होता है Yes, sir. होता है. ना। जब फील्ड निकलेगी Perpendicularly निकलेगी. टू द साइड। परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट होगी या परपेंडिकुलरली Terminate. टर्मिनेट होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अगर अब देखो मेरे पास कंडक्टर है, कंडक्टर के पास क्या है? कैविटी है। मतलब किसी भी आर्बिट्ररी शेप का मेरे पास कंडक्टर है और किसी भी आर्बिट्ररी शेप की कैविटी है। मतलब दो, बस दो केस है, या तो कैविटी के अंदर आप चार्ज रखोगे, कैविटी में चार्ज नहीं होगा। तो अज्यूम करो कि आपके कंडक्टर है, ये खाली स्पेस है जहाँ कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है। अब इस पूरे को मैं क्या करता हूँ, एक एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूँ इसको। जब मैं इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा तो क्या होगा? इसके सरफेस पे, जैसे सरफेस, इसके सरफेस पे क्या होगा? यहाँ क्या अपीयर होगा? नेगेटिव। और इतना ही यहाँ क्या अपीयर होगा? Positive. और जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव तो क्या क्रिएट होगी? फील्ड क्रिएट होगी। और फील्ड क्या करेगी? इस एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट करेगी। इसके अंदर कोई फील्ड हो ही नहीं सकती, मुझे पता ही है। और अब ये जो इनर सरफेस, Yes, sir. इनर सरफेस पे कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा। जो भी आपकी इनर सरफेस आएगी, आपको क्या लगता है? आप इसको ऐसे सोच सकते हो, ये होने वाला है। मतलब कोई भी आर्बिट्ररी शेप थी, आपने इसके थ्रू फील्ड पास करी, हुआ तो ये। अब क्या करेगा? जब ये फील्ड ऐसे लगेगी तो ये क्या करेगा? इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगा? Left की तरफ move करवाएगा. तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो आप बोलोगे यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर यहाँ चलेगा, तो यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव। Positive charge. है ना। और जो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन मूव करके Inner surface. जहाँ पहुंचे। भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके क्या कहते हैं, आपकी इस जगह से, ये जो जगह है राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट से जब लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं
तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम मूव किए यहाँ आके रुक गए, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे थे ये यहाँ जाकर रुक गए क्योंकि आगे जाने की जगह नहीं है, और जो यहाँ से ट्रेवल कर रहे थे वो यहाँ जाके पहुंचने लगे, यहाँ पहुंचने लगे, यहाँ पहुंच लगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ जाते यहाँ पॉजिटिव आ गया। एक तो आपको लगा कि ये होना चाहिए, और ये तब तक होगा जब तक कि आपकी फील्ड जीरो ना हो जाए। तो फाइनली आपने बोला फील्ड यहाँ ऐसे जीरो दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन आता है कि भैया आपकी कैविटी के सरफेस पे चार्ज अपीयर होगा या फिर चार्ज अपीयर नहीं होगा, राइट। और कैविटी के अंदर फील्ड आएगी नहीं आएगी। मान लो अगर कैविटी के अंदर ये फील्ड आ रही है, मान लो कैविटी के अंदर ये वाली फील्ड आ रही है, इसका मतलब जब मैं इस पॉइंट से चलकर मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा, पोटेंशियल पोटेंशियल कम हो जाएगा। पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा, लेकिन पोटेंशियल डिक्रीज हो नहीं सकता। तो अंदर आपकी ये वाला फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। नहीं करेगी। तो अंदर ये जो फील्ड है ये फील्ड आपकी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, चलो ठीक है, हमें क्लियर हो गया ये। अब आता है चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी। अगर मान लो मैं ये वाला कोई भी छोटा सा हिस्सा ले लो, इतना से मैंने क्या लिया है, क्लोज सरफेस ली। ये आपको दिख रहा है धागे की तरह है, थ्रेड की तरह, लेकिन ये 2D नहीं, ये क्या है, एक 3 डायमेंशनल गॉसियन सरफेस है। आपने कोई भी 3 डायमेंशनल गॉसियन सरफेस ली, एक बार बताओ, गॉसियन सरफेस पे मैं यहाँ से चल के यहाँ चलूंगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0। ई डॉट जीरो है। ई डॉट ds कितना आएगा, 0। यस सर, और यहाँ से भी यहाँ जाऊंगा तो अगेन ई डॉट ds कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। देखो ना, इसको अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको ऐसे कोई सरफेस दिखाई दे रहा है, और ये कैविटी की सरफेस को इंटरसेप्ट करते जा रहा है ना भाई। ये जो इसको अगर आप जूम करके देख रहे हो, ये कैविटी की सरफेस है, और आपने आर्बिट्री शेप की कोई भी शेप की अपने क्वेश्चन पे ले ली जो इसे कुछ सरफेस से कुछ सेगमेंट को कट करते हुए जा रहा है। अब बोले यहाँ चार्ज पॉजिटिव है भैया, यहाँ से यहाँ जाते हुए, यहाँ से यहाँ जाते हुए ई डॉट ds 0 है, और फिर यहाँ से यहाँ जाते हुए फिर से ई डॉट ds 0 है। तो क्या हुआ, पूरी सरफेस के हर पॉइंट पे ई डॉट ds क्या है, जीरो है। जीरो इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया है, जीरो। जीरो चार्ज। तो ये भी 0 है। ऐसे फिर छोटा सेगमेंट ले लो, फिर बोलो 0 है, फिर छोटा सेगमेंट ले लो, फिर ले लो 0 है, फिर छोटा सेगमेंट ले लो 0। तो मतलब पूरे सरफेस पे कहीं कोई चार्ज है ही नहीं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, ये वाला चीज, जब भी किसी भी कंडक्टर को विद कैविटी फील्ड में रखोगे तो कैविटी विल रिमेन अनअवेयर, अनअफेक्टेड। है ना, अनअफेक्टेड बोलो या बोलो अनअवेयर है, अनअवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी फील्ड। तो पता ही नहीं है कि बाहर कुछ लग भी रहा है, क्योंकि उसके लिए तो क्या है, ना तो उस पर कोई चार्ज अपीयर हुआ है, ना ही उसके अंदर कोई फील्ड आई है। जब फील्ड कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी तब भी इस पे कोई चार्ज और अंदर फील्ड नहीं थी, लगा दो तब भी इसको पता नहीं लग रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। सर ये गॉसियन सरफेस वाला एक बार फिर समझा सकते हो, मेरे को समझ नहीं आया। आपको पता कि भैया ये क्या किया आपने, अब आपको पता करना था कि इसकी सरफेस पे चार्ज है या नहीं है, और मुझे पता है ई डॉट ds क्या होता है। किसी भी कोई भी आपने ये पार्ट लिया है तो आपने कोई भी एक आर्बिट्रेरी शेप ले लिया, कोई भी आपने एक बलून ले लिया, एक बलून लिया जो सच दर की वो इस सरफेस को इंटरसेप्ट करते हुए जा रहा है। ओके सर। अब 2D में तो मैं बलून की शेप बना नहीं सकता, 2D में तो मतलब यहाँ तो मैं क्या बनाऊंगा, साइड व्यू बना दिया बलून का, ओके सर। है ना। और अच्छे बलून की फील लेनी है तो आपने क्या किया, एक बैलून ले लिया, ठीक है। हमने एक बैलून लिया जिसके कैविटी कुछ पार्ट उस बैलून के थ्रू पास हो रहा है। तो इस बलून के सरफेस पे मैं कहीं भी बैठ जाऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जगह से मैं सरफेस पे कहीं भी बैठ जाऊं, ई की वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों है, इनसाइड द बल्क ऑफ कंडक्टर जीरो। ठीक है। और फिर इस बलून के यहाँ से लेके यहाँ से इस पार्ट तक सरफेस में कहीं भी बैठ जाऊं, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो है। 0 है। क्या कैविटी में आपने यहाँ से भी बनाया था,
Yes, sir. तो बलून के देखो दिखने में आपको सब क्या दिख रहा है, लूप दिख रहा है, ये लूप नहीं है, दिस इज अ बलून जिसका साइड व्यू आप बना रहे हो, है ना। तो बलून के हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू 0, तो हर पॉइंट पे E डॉट ए 0, तो मतलब इस बलून के अंदर चार्ज एनक्लोज क्या होना चाहिए। सर ये जो पॉजिटिव चार्ज बनाया है इनका, ये कैसे कट हो रहे हैं ये बता दो। मैंने अपने एज्यूम कर लिया ना कि भाई ये जो कैविटी है, इस कैविटी की सरफेस पे क्या है, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। नेगेटिव है। तो मैंने कोई एक छोटा सा बैलून लिया और बैलून को कुछ यहाँ पर जाकर, भाई ये तो क्या, मैंने इसको जूम किया भाई, ओके ओके सर। ये जो है ये क्या है, जूम करोगे तो आपको ये दिखाई देगा ऐसे। यस सर। तो ऐसे हमने एक बैलून लिया, मैं छोटा सा बैलून क्यों लिया कि भैया आपने बोला सर इसमें चार्ज एनक्लोज 0 है, तो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता था कि सर यहाँ पॉजिटिव हो सकता है और यहाँ पर नेगेटिव भी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का सब मिला के 0 हो सकता है। लेकिन आपको लॉजिकली पता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो जब ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ हर जगह क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। तो एक बैलून ले लो, फिर आगे, फिर ऐसे एक सरफेस, एक बैलून ले लो, एक बार तो क्वेश्चन सरफेस 2 डायमेंशनल होती है 3 डायमेंशनल होती है, 3D. 3D ये कोई भी कैविटी आपके। हाँ, तो इस बलून के भी हर पॉइंट पे, इसके बलून के हर सरफेस पे कहीं भी बैठ जाओ, ई डॉट एस क्या आएगा 0। तो ये बलून इस कैविटी की सरफेस का जितना भी पोर्शन अपने अंदर एनक्लोज कर रहा है उसके अंदर चार्ज एनक्लोज क्या है 0 है. 0 है। तो यहाँ भी कोई चार्ज नहीं आएगा, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं आएगा। फिर ये जो बैलून लिया, इस बैलून ने सरफेस के जितने भी पार्ट को एनक्लोज किया उसके अंदर भी चार्ज एनक्लोज क्या है 0। ऐसे करते करते आप पूरी सरफेस को जब कवर करोगे हर जगह चार्ज एनक्लोज क्या है 0। कैविटी सरफेस पे कोई चार्ज नहीं। नहीं यार. नहीं है। राइट। Yes, sir. तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला हमारा, कंक्लूजन ये है कि अगर मैं कंडक्टर को फील्ड में रखता हूँ विद अ कैविटी, ऑलराइट, तो कैविटी पे के अंदर ना तो कोई फील्ड आएगी, ना ही कैविटी की सरफेस कोई चार्ज इंड्यूस होगा। तो कैविटी में फील्ड 0 होती है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो अगर मैं बाहर की फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करूंगा तो जो आउटर सरफेस चार्ज इंड्यूस हुए हैं उनका अमाउंट और ज्यादा बढ़. बढ़ जाएगा। फिर अंदर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलराइट, सही है। Yes. अब मैंने क्या किया, यानी कि आर्बिट्ररी शेप का आपने कंडक्टर ले लिया, ठीक है। आपके इसके अंदर आपने क्या रख दिया, अब एक है ना कंडक्टर विद अ कैविटी एंड चार्ज इनसाइड द कैविटी, ये क्या करेगा, ये अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा। भाई ये जब फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इसकी फील्ड क्या रेडियली आउटवर्ड आएगी क्या यहाँ से, Yes. Yes. अगर रेडियली आउटवर्ड आ रही है तो ये जब इसकी फील्ड जब ऐसे पास हो रही होगी ऐसे, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपने अंदर की तरफ खींचेगा, Yes. यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ क्या आएगा Positive. पॉजिटिव आएगा, राइट। तो इसके पूरे इनर सरफेस पे क्या आएगा, नेगेटिव। उसके आउटर सरफेस पे क्या आएगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर इसके पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आया, राइट। अब देखिए मैं किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर चला जाऊँ यहाँ पर,
पॉइंट पी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। क्यों? बल्क कंडक्टर में कंडक्टर का कोई बल्क है वहां पर अभी बल्क कंडक्टर के बल्क में 0। 0 भी कब बोलते हैं? अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, है ना? मतलब ठीक है, आगे बढ़े क्या? Yes. आप देखो 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको 3 तरह मानो। एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी हम फील्ड है, एक ये क्या है, एक इस शेप की, क्या मान लो आप एक शेल है भाई जिस पर नेगेटिव चार्ज है, वो क्या है, एक तरह से क्या है आपके पास डिस्टॉर्टेड सा स्फीयर नहीं है, Yes, sir. है ना? ये एक शेल है ऑफ सम रैंडम शेप, उसकी वजह से फील्ड आएगी। और एक ये वाली शेल है, आउटर शेल है, उसकी वजह से भी यहाँ क्या आएगी? फील्ड आएगी। बट आपको पता है कि आपने क्या किया, जब आपने इस क्यू चार्ज को इधर उधर डिस्टर्ब किया ना, तो आपने क्या नोटिस किया? मैं क्यू चार्ज को जब डिस्टर्ब करता हूँ तो इनर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, लेकिन आउटर वाले पे चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है, ये दोनों मिलकर अपने आउटसाइड कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अगर इफेक्ट क्रिएट कर रहे होते जब आप नहीं करेंगे। हाँ, तो पॉइंट पी पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Out. Inner surface. आउटर सरफेस, ठीक है ना? तीनों का जो वेक्टर सम है, वो 0 है। 0 इसमें ये दोनों जो है ये अलग से कंबाइंड 0 और ये क्या है, इंडिविजुअली। मतलब ये जो इनर सरफेस जो चार्ज इंड्यूस होगा वो कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि इसकी वजह से अपने आउटसाइड द कैविटी उनका इफेक्ट मिला के क्या है? 0 है। और ये जो बाहर वाला चार्ज है, वो बाहर वाला चार्ज वो भी जब इन दोनों की वजह से 0 है और टोटल 0 है, तो मुझे पता है ये वाला चार्ज कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि ये क्या करे, अंदर इसका इफेक्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो फॉर एनी पॉइंट लाइन आउटसाइड द कैविटी, अब आउटसाइड द कैविटी चाहे मटेरियल के अंदर हो चाहे वो मटेरियल के बाहर हो, देखो ये पॉइंट पी तो क्या है, पी पॉइंट क्या है, मटेरियल के अंदर है लेकिन कैविटी के बाहर। बाहर है। और अगर मैं यहाँ चला जाऊँ तो ये अगेन कैविटी के तो बाहर ही है, अब मटेरियल के भी बाहर है। तो आपको चिंता नहीं करना है, एक बार आप कैविटी से बाहर निकल गए, फॉर एनी पॉइंट लाइंग आउटसाइड द कैविटी, बिट लाइंग विद इन द मटेरियल, बिट लाइंग आउटसाइड द मटेरियल, इन दोनों का जो इफेक्ट है कैविटी के अंदर के चार्ज का और कैविटी की सरफेस का, कंबाइंड 0 है। कमांड 0 हमेशा क्या रहेगा? 0। तो जो भी फील्ड या पोटेंशियल आएगा सब कहाँ किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू आउटर आउटर सरफेस। सरफेस। और आउटर वाले की वजह से भी अंदर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। बट हाँ, इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट पे किसकी वजह से आएगा? सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस। आउटर। तो अगर मैं अंदर वाले चार्ज को इधर उधर डिस्प्लेस करूँ तो अंदर वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली चेंज होगा, लेकिन बाहर वाला क्या रहता है? कौन सेम ही रहता है। सेम ही रहेगा। अंदर वाले का और पॉइंट चार्ज से मिला के बाहर कोई इफेक्ट नहीं है, तो बाहर वाला अपने आप को कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा इससे कि उसकी वजह से इंडिविजुअली अंदर 0 हो जाए, राइट? आहो यस सर। सर ये जो इंड्यूस चार्जेस हैं ये हम वही जो शेल में जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे? वैसे निकालोगे, लॉजिकली सोचो, अगर आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर चूज कर लो, इस क्वेश्चन पेपर पे ई डॉट डी एस कितना है? 0। इस वाले पार्ट पे भी ई डॉट डी एस, और समझ में आ रहा है? यस सर। और इसको ऐसे इमेजिन करो, ये इस शेप क्या है, इस कैविटी को, इस पूरी कैविटी को एनक्लोज करने वाला क्या है? एक बलून है। ओके। इस बलून के कहीं भी पॉइंट पे जाके बैठ जाओ, ई डॉट डी एस 0 है। रीजन में क्योंकि हर जगह है, क्योंकि ई 0 है। हाँ, तो चार्ज एनक्लोज भी क्या है? 0 हो गया। 0 है। तो अगर ये प्लस 2 है तो दिस हैज टू बी माइनस 2 और ये माइनस को, तो दिस हैज टू बी प्लस प्लस। इंडक्शन की वजह से कभी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आता, जितना नेगेटिव इंड्यूस होगा उतना ही पॉजिटिव इंड्यूस होगा। अच्छा, अब इसको भी अगर मैं पूरे को अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड में रख दूं तो क्या होगा? एक्सटर्नल रखने की वजह से ये आउटर वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो चेंज करेगा, लेकिन अंदर वाला अभी भी क्या है?
शील्डिंग अनअवेयर यस सर हाँ में बाहर वाली फील्ड सब बाहर को चेंज कर सकती है, अंदर को चेंज नहीं कर सकती, और अंदर वाले को डिस्टर्ब करोगे तो अंदर वाले को चेंज कर सकता है, बाहर वाले को चेंज नहीं कर सकते। सोचो ना, अगर मैं यहाँ पर इधर अब राइट की तरफ एक फील्ड लगा दूं, राइट की तरफ, तो फिर क्या करेगी, यहाँ कुछ क्या इंड्यूस करेगी, इस साइड नेगेटिव नेगेटिव और इस साइड, पॉजिटिव तो इस नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये वाला चार्ज क्या हो गया, विल बी लेस पॉजिटिव यस एंड दिस विल बी मोर पॉजिटिव, और दोनों का जो सम है वो भी क्या आएगा, प्लस क्यू आएगा, है ना। यस यस सर यस अच्छा, अगर मैं बोलूं कि भैया इस पॉइंट पे फील्ड कितनी है, तो इन दोनों का मिला के फील्ड कितनी है इस पॉइंट पे, जीरो और इस आर्बिट्री शेप की वजह से हमने फील्ड निकालनी सीखी नहीं है ना। हमने कौन सी शेप के लिए निकालनी डेफिनेटली सीखी है, शेल्स के लिए। शेल्स के लिए स्फीयर हो गया है ना। यस मान लो ये सेंटर हो गया, हमने इसके सेंटर पे एक चार्ज दिया क्यू, पॉइंट पी है और ये डिस्टेंस क्या आर है, तो आपको अगेन फील्ड बताना, पोटेंशियल बताना है, और आर ग्रेटर देन R1 ठीक, ये गड़बड़ किया मैंने, जो आर जो है, आर कहाँ है, इसके सेंटर से कोई भी रैंडमली कोई पॉइंट ले लो, ऐसे देख लो यार, ये तो ठीक है, आर लिखना हो गया, मतलब ये दूरी जनरल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। फील्ड बतानी है, पोटेंशियल बताना है एट पॉइंट ए बी एंड सी।
सर सर सी पॉइंट की दूरी ए पे के क्यू बाय R1 स्क्वायर। क्या है ए पे के क्यू बाय R1 स्क्वायर। के क्यू बाय ए पे R1 स्क्वायर आर स्क्वायर आ रहा है आर स्क्वायर आएगा स्मॉल सर। आर यस सर। स्मॉल स्क्वायर। सर एक बार सी की वो डिस्टेंस बता दोगे सर सी एक बार? की डिस्टेंस नहीं गिवन है ये डिस्टेंस मान लो यार, बड़े वाले से मान लो x है और छोटे वाले से मान लो y है, सेंटर से। ओके और बी पे फील्ड 0 होगी सर सर यस सर। और पोटेंशियल के क्यू बाय R1। यस सर अच्छा ए पे पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाय स्मॉल आर। यस बस स्मॉल, ठीक है ठीक है। अब ए पे बोल रहे हो, ए पे जो फील्ड आ रही है बोल रहे हो के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। पोटेंशियल के क्यू बाय स्मॉल पे फील्ड 0 0 पोटेंशियल के क्यू बाय R1। बाय R1 सी पे 0 स्मॉल स्क्वायर मतलब कैविटी के सेंटर से दूरी का स्क्वायर है। यस सर। के क्यू बाय कैविटी से सेंटर की दूरी का स्क्वायर। ठीक है। मतलब थोड़ा के क्यू बाय x माइनस R1 का होल स्क्वायर। मान लो ये दूरी x है, क्या रहा है? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पोटेंशियल, व्हाट अबाउट पोटेंशियल? के क्यू सर बाय 3 पोटेंशियल आ रहे हैं, मतलब 3 टर्म्स आ रही हैं। यस बताओ। एक तो के क्यू बाय R1, के क्यू बाय R1, ठीक है। और एक के क्यू बाय एक्स यस सर। एक के क्यू बाय एक्स और एक के माइनस क्यू बाय R2। R2 माइनस के Yes, क्यू sir. बाय R2। यस सर के क्यू बाय R1 फिर माइनस के क्यू बाय आर K टू Q क्यू बाय R2। फिर के क्यू बाय एक्स प्लस का ये कैसे है, तो एक्सप्लेन कर सकता है? सर जो आउटर चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल लिखेंगे तो वो तो हर एक स्फीयर के क्योंकि इक्विपोटेंशियल होएगा तो सारे स्फीयर पे वो आउटर चार्ज की वजह से के क्यू बाय कैपिटल R1 ही हम्म, और वही जो कैविटी के आउटसाइड आया उसकी वजह से के क्यू बाय R2 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ सही है। या आप इसको ऐसे सोचो ना यार, आपके पास 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। आपके पास दो शेल है, आपके पास 2 शेल है। एक बात बताओ कि अगर हमने कैविटी का जो लिया है, कैविटी के एकदम सेंटर पे चार्ज रखा, तो कैविटी पे चार्ज कैसे अपीयर होगा? सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक? सेंटर पे अगर चार्ज रख दिया तो इस पे जो चार्ज अपीयर होगा सिमेट्रिकली सिमेट्रिक आएगा। सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब ये जो आउटर वाला है, आउटर वाला स्फीयर है। एक बार तो स्फीयर की वजह से अगर आपको अंदर फील्ड जीरो करनी है हर जगह इंडिपेंडेंटली, तो स्फीयर पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? यूनिफॉर्मली
यूनिफॉर्म। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्फीयर पे, तो स्फीयर की वजह से हर जगह फील्ड क्या आएगी अंदर, 0 आएगी। ये हो गया। तो अब आपको एक कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिया, आपको इस पॉइंट पे आपको क्या है, आपको पोटेंशियल बताना है ना, उस पॉइंट पे। चलिए, ये बात हो, जब भी किसी पॉइंट में फील्ड या पोटेंशियल बताना हो, तो आप देखो कि भैया आपको पता है फील्ड क्या होगी, सारे फील्ड का वेक्टर सम, और पोटेंशियल क्या होगा, सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का स्केलर सम। ये है अलजेब्रिक सम, मतलब है ना। तो पहले आइडेंटिफाई करो जिस पॉइंट में निकालना है उसके अराउंड कितने टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मेरे को 3 दिखाई दे रहे हैं, है ना। एक तो क्या है, पॉइंट चार्ज है, एक क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, और अगेन एक और यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है ऑफ सम बिगर रेडियस। सॉर्टेड है यहाँ तक, है ना। जब भी आपको फील्ड या पोटेंशियल निकालना हो, आप देखोगे भैया जितने टाइप के भी मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मैं वहाँ क्या निकालूं, फील्ड निकाल लूं या पोटेंशियल निकाल लूं। तो उसके लिए एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट में कितना आएगा पोटेंशियल, सिंपली के क्यू बाय, ये टर्म आएगी पॉइंट चार्ज की यस वजह से, सर। के क्यू बाय। अब ये जो पॉइंट है, इसके लिए आपके पास एक शेल है which is uniformly charged, और वो पॉइंट उस यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के अंदर लाई कर रहा है। और कोई भी पॉइंट विच इज लाइंग इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल, कितना पोटेंशियल होता है, उतना ही आता है जितना उसकी surface पर। विच इज के माइनस क्यू बाय R2 R2। आठ। हालांकि ऐड ही हुआ लेकिन चार्ज माइनस इसलिए नेगेटिव आ रहा है। अब इस पे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस थर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो मेरा तीसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या एक शेल है, और उस शेल के लिए अगेन ये पॉइंट कहाँ लेकर, आउटसाइड या इनसाइड, ins और इनसाइड अगेन कितना पोटेंशियल होता है, जितना सरफेस पे होता है, के क्यू बाय आर। और तीन क्वांटिटीज को आपने क्या किया, ऐड कर दिया। चलेगा क्या, यस। वहीं पे आप एक काम कर सकते हो कि जो चार्ज है, चार्ज में सेंटर पे ना रखो, उल्टा कर दिया आपने, चार्ज आपने यहाँ रख दिया, लेट अस सपोज कितनी दूरी पर, x दूरी पर। अब आपको अगेन क्वेश्चन रिपीट करना है, प्लस अगेन आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। ए बी सी है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ए बी सी। ए आउटसाइड है, बी बल्क में है, और सी इज द सेंटर। जैसे पॉइंट ए, जैसे पॉइंट बी, सेंटर इज सी। अगेन आपको फील्ड एंड पोटेंशियल बताना है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी। सर ए और बी का तो सब कुछ सेम ही आ जाएगा, बी का भी सेम ही आएगा, सी में बता नहीं पाएंगे शायद सी में तो। सर फील्ड के बारे में भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो यूनिफॉर्मली नहीं वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। Yeah. फील्ड के बारे में नहीं बता पाएंगे। व्हाट अबाउट पोटेंशियल, पोटेंशियल तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल। ऊपर वाला ही आ जाएगा जो पहले यस। लिखा था। Yes, surface. Yes. अच्छा
सर जब हम फील्ड के बारे में नहीं बता सकते तो पोटेंशियल के बारे में कैसे बताएंगे? यार सोचो 2 मिनट के लिए। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फील्ड है जब वो जीरो नहीं है, जो कैविटी की सरफेस पे जो शेल है उसकी वजह से, तो उसके लिए अंदर जो पोटेंशियल है वो भी तो सेम नहीं आ सकता पिछले क्वेश्चन जैसा। करेंगे डिस्कस। एक वापस बोलोगे श्रेय? हाँ जी सर। एक वापस रिपीट करोगे? सर मैं कह रहा था कि अगर जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैविटी की सरफेस वाली शेल है उसकी वजह से जीरो नहीं आई, तो फिर उसके पोटेंशियल सेम कैसे आ जाएगा पिछले क्वेश्चन जैसा? ठीक है, तो अच्छा तुम ये कह रहे हो। बाकी लोग? सर अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज एक स्फीयर पे तब भी सेंटर पे तो सेम ही आनी चाहिए पोटेंशियल। यस सर, मेरे हिसाब से तो same यस ही सर, सेम ही आनी चाहिए पोटेंशियल। वाई? सर algebraic sum होता है तो उससे डिपेंड सर उसमें कोई डायरेक्शन का कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा हमारे Yes, sir. पोटेंशियल। Yes, Scalar sir. quantity. सर Distance same है. बस चार्ज का अमाउंट सेम होना चाहिए, बाकी तो पोटेंशियल सेम ही आएगा। देखो यहाँ नेगेटिव थोड़ा ज्यादा आगे यस सर। यस सर। और यहाँ नेगेटिव थोड़े कम आगे। बाहर वाला डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी क्या है? सेम फॉर्म है। बाहर वाला तो इंडिपेंडेंट है, बाहर वाला तो क्या है? एक स्फीयर है, और स्फीयर पे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें कि अंदर जगह फील्ड सेम हो जाए? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मली। जब आप ए पे जाओगे तो अगेन कैविटी और इसके अंदर के चार्ज का इफेक्ट कोई नहीं है, सब आएगा एक आउटर, और आउटर वाला क्या है कि स्फीयर है। स्फीयर की वजह से जो फील्ड आती है बाहर क्या आती है? सिंपली के के Q क्यू बाय रहेगा। दोनों को इफेक्ट ही नहीं। आपको क्या लगेगा कि इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके लिए? सिर्फ और सिर्फ एक शेल एग्जिस्ट करती है आउटर वाली। बी पे फील्ड जीरो है, और बी पे जो पोटेंशियल आएगा मुझे पता है कैविटी और उसका अंदर का चार्ज मिला के बाहर कोई इफेक्ट नहीं है। बी के लिए भी सब किसका पोटेंशियल आएगा? AQ/R1। KQ/R1। आएगा ये। अब बात करते हैं सी पे फील्ड की। तो देखो इस आउटर कैविटी की वजह से, आउटर शेल की वजह से कितना है? 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, मुझे पता है। एक है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना है? KQ/X²। X स्क्वायर। Yes. आउटर वाले सरफेस की वजह से कितना आएगा? Zero. 0। इनर वाला है। ये जो इनर वाली जो कैविटी है या इनर वाली शेल बोल दो, इसमें चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अंदर कितनी फील्ड आती है मुझे नहीं पता। नहीं पता। तो मैं एक्चुअली ये वाली चीज, ये वाला पार्ट कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। can't be calculated. But if I talk about potential, तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज में लिखा KQ/X, X. फिर लिखा आउटर वाली की वजह से KQ/R। Capital R1. ये जो नॉन यूनिफॉर्म वाला है, ये बात, उस नॉन यूनिफॉर्म वाले की सी से हर नेगेटिव चार्ज की दूरी कितनी है? सेम R2 है। R2. है कि नहीं? यस सर। अगर चार्ज Yes. के बाद एक शेल पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सेंटर से तो दूरी हर चार्ज की कितनी होगी? उसकी रेडियस के बराबर ही है। ऑलराइट, समझा गया? तो अगर मैं इस इनर शेल की नेगेटिव चार्ज ले लूं और इनकी वजह से पोटेंशियल निकालूं, तो हर एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा क्या आएगा? माइनस KQ/R2 माइनस KQ/R2 माइनस KQ/R2 माइनस KQ/R2 सबको ऐड करो तो माइनस K/R2 बाहर आ गया। क्यू सबका क्यू 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 मिल क्या बन गया? कैपिटल क्यू बन गया, है ना? यस सर।
डन। अच्छा, यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करूं, ये पॉइंट जो मैंने सी लिया है, मैं ये पॉइंट यहाँ लेता हूँ, एक डी पॉइंट और ले लेता हूँ। तेरा पोटेंशियल भी नहीं निकाल, यस सर, क्योंकि अब डिस्टेंस डिस्टेंस बदल गई हर चार्ज से डी की। बस वो अनसिमेट्रिकल वाले से नहीं। और डी, अब डी के लिए फील्ड भी नहीं निकाल सकते थे? यस यस डी के लिए ना तो आप फील्ड निकाल सकते हो, नहीं आप, पोटेंशियल क्योंकि जब तक आप सी पे थे ना, जब तक आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव, वो क्या था, क्या करें, है ना, नॉन यूनिफॉर्म है, पर सबके लिए सेंटर से दूरी बराबर है। लेकिन जब आपने डी पे चले गए तो डी के लिए क्या है, सबकी डिस्टेंस भी अलग अलग है, तो डी पे निकालना भी इम्पॉसिबल है। डन, ठीक है क्या यार, अब यस सर। यस है ना। बाकी आपको पता है, बाहर फील्ड लगाओगे तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अंदर में कुछ चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट बाहर की सरफेस पे नहीं आ रहा। ऐसे याद रखना है ना, बाहर का कोई इफेक्ट अंदर की सरफेस पे नहीं है, अंदर कुछ नहीं, और अंदर में चार्जेस में कुछ भी आ, उसको शिफ्ट करते जाओ, बाहर की सरफेस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा है, मैंने ना अभी 2-3 बच्चों को ना शीट भेजी हुई है, एक मॉडर्न के भी क्वेश्चन बैंक भेजा हुआ है, मैंने इलेक्ट्रो का भी क्वेश्चन बैंक भेजा हुआ है। तो मैंने देखा ग्रुप में भेजो, ग्रुप में भेज दिया। ठीक है दानिश, आपको भेजा है, आप हो क्या अभी इधर क्लास में? सर आ गई है ग्रुप पे। आ गई है ना? सर आ गया ग्रुप में। चल बढ़िया यार, इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली है ना, शीट खोलना। मतलब इलेक्ट्रोस्टैट वाला जो क्वेश्चन बैंक है वो ओपन करिए। कर लिया क्या? यस सर। एक तो क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 13th, क्वेश्चन नंबर 21st, क्वेश्चन नंबर 23rd, क्वेश्चन नंबर 33, थर्टी फोर, थर्टी नाइन, 42,
72. एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 39 सबसे पहले करना। सबसे पहले ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 39। वो आ गया। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर मेरी ना वो लाइट चली गई थी तो नेट नहीं चल रहा था। आपने ये क्वेश्चंस करने के लिए गए ना? हाँ हाँ हाँ, ओके। इसमें स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 39 पहले करना है। ओके सर।
क्या दोस्तों क्वेश्चन बन रहा है क्या? ये क्वेश्चन है, 0 को माइल है, और एक बीड है। कितनी स्पीड देखिए इसको, ग्रेविटी है नहीं, कितनी स्पीड देखिए इसको छोड़ा जाए कि दैट कि ये दूसरे वाले एंड पे पहुंच जाए। सर पोटेंशियल एनर्जी से कर लेंगे, Yes, sir. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। करूँगा डिस्कस या ट्राई कर रहे हो? सर 1 मिनट। सर बस 1 मिनट। सर बी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा? सर मेरे हिसाब से तो बी आना। बी फॉर बॉम्बे। यस। सर बाकी बी होना चाहिए, डी या फिर सी में से है कोई। डी फॉर दिल्ली। यस सर। देखो इंपॉर्टेंट क्या, नहीं गलत है,
आई मीन आंसर इज दिल्ली। सी भी गलत है, बी भी गलत है। देखते डिस्कस करते हैं यार। अब बताओ जो फील्ड दी हुई है, थोड़ा इसको एनालाइज करो। तो जब आप एकदम इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पे, तो सारे फील्ड कहाँ पर है? y के अलोंग है, y के अलावा तो जब यहाँ पहुंच गए सारे फील्ड कहाँ? x x के अलोंग। जब थोड़ा सा आगे गए ना, तो हल्की सी फील्ड किधर आ गई? x में आ गई, y कम और y की फील्ड थोड़ी सी कम हो गई, और आगे x की फील्ड और बड़ी। मिड पॉइंट पे जाके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे बराबर। बराबर हो जाएगी। ऐसा हो जाना चाहिए। उसके बाद ये वाला पार्ट कम हो बड़ा गया, होना शुरू हो गया। पार्ट ज्यादा हो गया। समझ आ रही बात? यस मिड तो जब आपके देख लो, जब मिड पॉइंट पे जाओगे ना, तो फील्ड एग्जैक्टली क्या है? 40 इधर इनके बीचों बीच आएगी 45 डिग्री पे, यस सर जो इवेंचुअली वायर के क्या हो गई? परपेंडिकुलर। इससे पहले देखोगे तो वो क्या था, थोड़ा सा वो वर्टिकल की तरफ ज्यादा था, है कि नहीं? ये एंगल 48 डिग्री से कम था, ये वाला एंगल 48 डिग्री से कम था। तो अगर मैं साइड से अलग से एक लाइन बनाऊं और ये मिड पॉइंट ले लूं, तो इससे पहले देखो, पहले फील्ड, सबसे पहले फील्ड यहाँ थी, है ना? ऐसे बना के देखो, ये वाला यहाँ थी, ये एंगल 48 डिग्री से 48 डिग्री था। फिर धीरे धीरे एंगल 48 डिग्री थोड़ा सा बढ़ने लगा, ऐसे हो गया, और अब ये एंगल यहाँ पहुंचे पहुंचे हॉरिजॉन्टल हो गया। चमक रहा है डायग्राम? यस सर। अभी देखिए, जब तक आपका एंगल, ये वाला एंगल 90 से छोटा है, फील्ड का जो कंपोनेंट आएगा, फील्ड का कंपोनेंट कहाँ आएगा? नेट फील्ड का, जो मैं बनने, जो उसको अपोज करेगा उसकी तरफ, है ना? ये बॉडी जो है, बॉडी जो यहाँ जाना चाहती है, फील्ड उसको क्या कर रही है? फील्ड का जो कंपोनेंट आ रहा है इधर, वो फील्ड इसको, फील्ड का कंपोनेंट, फील्ड का वायर के लोग जो कंपोनेंट है वो क्या है? अब द वायर है ना, अब द प्लेन है। यस यस तो सर। अगर छोड़ोगे तो ये बल्कि बॉडी को तो ऊपर ले जाना चाहेगी, मतलब इस पॉइंट के बाद क्या होगा? नीचे ले जाएगी। बस 40 हाफ तक देखना है, यही गलती। अब जो नेट फील्ड का जो कंपोनेंट है अलोंग द वायर, वो क्या है? डाउन द प्लेन है ना? अब भाई मान सकते हैं एक्चुअल में फील्ड तो इस डायरेक्शन में लग रही है, इसके दो कंपोनेंट, एक आया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो एक कंपोनेंट तो क्या करेगा? इस बीड को वायर के परपेंडिकुलर खींचना चाहेगा, लेकिन ऑब्वियसली वो बीड वायर से बाहर नहीं निकल सकता है। एक कंपोनेंट जो वायर के अलोंग खींचना चाहेगा डाउन द प्लेन, अब ये वायर को क्या करेगा? नीचे की तरफ लाएगा। ऐसे तो अगर मैं उसको मिड पॉइंट तक पहुंचा दूं तो आपकी बात बन जाएगी क्या? यस सर। तो आपका जो पर्पस है उसको कहां तक पहुंचाना? इसके मिड पॉइंट तक। ऑलराइट, और मिड पॉइंट मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो गए? L/2 L/2 कॉमा L/2। आपको पता है, आपको फील्ड पता है, तो आप फील्ड को यूज करके क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, यस सर। यस है ना? मतलब क्या होता है? माइनस ई ऑफ ए डॉट याद आ रहा है? यस यस इंटीग्रेट कर दो। सिंपली क्या है, माइनस से 12 रखने दो। पहले क्या है, एक्स कंपोनेंट को dx से मल्टीप्लाई करो, y कंपोनेंट को x dx प्लस y dy, राइट? क्या है? यह है क्या? किनके बीच में डिफरेंस निकालना है? 0, L से L/2 L/2 पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। यस A, दिस इज B एंड दिस इज C। देखो मैंने लिमिट क्या डाली है? A से
सी सी की। ए से सी का डाल दिया ना, तो फाइनल पॉइंट सी है, फाइनल पॉइंट ए है। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको ये क्वांटिटी का क्या मिल जाएगा आपको, ए और सी का क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस mv स्क्वायर यस क्यू से मल्टीप्लाई करवा के एमवी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। स्क्वायर से। समझ आया क्या क्वेश्चन? कितने लोगों ने सोच लिया था कि इसको मिड पॉइंट तक जाना चाहिए? सर मेरे को आ गया था, चल गया था पता। अच्छा, मैंने यही गलती कर दी थी। गुड है। मतलब मेरे को लगता है ज्यादा लोग क्या कर रहे थे, इसको डायरेक्टली ए से बी तक पहुंचा रहे थे। यस Yes, पहले sir. मैं भी ऐसे ही कर रहा था। हाँ, वो सोचेंगे कि भैया अगर आप सी तक भी पहुंचा दोगे तो उसके बाद तो ये अपने आप ही चला जाएगा। जब आपने डायग्राम बनाई तभी मेरे को क्लिक। यस सर, जब आपने यस बनाई। उड़ के लिखा। चलिए ट्राई क्वेश्चन नंबर 42। सर ग्रेस का मतलब भी उसके पास से निकल जाए। हाँ बिल्कुल, सरफेस को ऐसे, सरफेस के टेंजेंशियली। अच्छा सर। सर बी आंसर। सर बी आर। बी आ रहा है, बी। एक मिनट देख लेता हूँ यार। सही है। क्या लॉजिक था यार?
सबसे पहले तो वो कंजर्व कर दे लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम। उससे ठीक है, जो जब जिस पॉइंट पे पार्टिकल ग्रेस कर रहा होगा उस पॉइंट पे वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दी। आर निकालना था बस सर उसके लिए, जो पोटेंशियल है। सही है। कुछ ऐसा ना कि ये डिस्टेंस डी है, दिस डिस्टेंस इज डी। हमने इसको ऐसे फेंका है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। Repel. ये इसकी ट्रेजेक्टरी होगी, उसको जस्ट ऐसे तरह से टच करते निकल रहा है। इस पूरे जर्नी के दौरान जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो हमेशा कहाँ लगता था? जैसे वो यहाँ पहुंचा, वो यहाँ पहुंचा, ये हो रहा है। तो जो फोर्स है, है ना, फोर्स, जो भी फोर्स लगेगा, फोर्स हमेशा इसके सेंटर से पास होगा क्या? जो भी चार्ज पार्टिकल फोर्स रिपल्सिव लग भी रहा है ना, मान लो वो यहाँ पर है, तो मुझे पता है कि इस डायरेक्शन में इस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, लेकिन इसकी जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन वो हमेशा कहाँ से पास हो रही है? इसके सेंटर से पास हो रही है। अभी वो यहाँ लग रहा है, अभी वो यहाँ लग रहा है। जब भी देखोगे तो जो भी फोर्स लग रहा होगा उसकी लाइन ऑफ एक्शन हमेशा सेंटर से पास होगी। तो सेंटर के अबाउट क्या है? टॉर्क जीरो है इस फोर्स का। यस सर। तो जो चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल है, उसका इस बॉडी के सेंटर के अबाउट टॉर्क जीरो है, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड है। पोटेंशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एम वी, और सेंटर से इसकी जो वेलोसिटी है उसकी ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू एम वी। अब यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज क्या है? आर आर और हमें सब कुछ पता है, एम वी वन वी टू। क्या हमें V1 पता है, D पता है और R पता है, तो V2 आ जाएगा? yes sir. तो मेरे ख्याल से V1 V2 का रिलेशन आ जाएगा। V1 V2 दोनों ही नहीं पता है, खैर V1 तो निकालना ही है हमें, तो V1 V2 में रिलेशन आ गया बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल एनर्जी क्या थी? आपने इनफ्री से फेंका है, हाफ एम वी हाफ एम V1 स्क्वायर। जब वहां पहुंचोगे तो हाफ एम V2 स्क्वायर प्लस का पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, R स्क्वायर R, आर सॉरी आर आर है ना? आसान था, बस आपको बस एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, बस आपको एंगुलर मोमेंटम वाला एक पार्ट सोचना था कि एंगुलर मोमेंटम मेरा कंजर्व्ड है। क्वेश्चन नंबर 33। बी आ जाएगा इसका भी। बी लग रहा है। ये लग रहा है? यस सर। Yes sir. D.
बी फॉर बॉम्बे या डी फॉर दिल्ली? सर बी फॉर बॉम्बे। यस सर, मेरे हिसाब से यही आएगा, बॉम्बे। बॉम्बे। दो इक्वल मास के हैं पर चार्जेस इक्वल अनइक्वल है। और ये इनिशियली क्या था? रेस्ट पे था। आफ्टर लॉन्ग टाइम पूछा क्या होना चाहिए, है ना? एक्स के साथ वाई के साथ। वापस सोचो यार। सर ए ऑप्शन। एक मिनट, गलत है बी, लॉजिक थोड़ा गलत लगाया था। देखो सी और डी तो डेफिनेटली गलत है। रीजन भी, इनके बीच में जो भी फोर्सेज लग रही है वो एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है? इंटरनल। So what about the momentum of the system should remain conserved or non-conserved? कंजर्व रहेगा। तो अगर अस्सी ऑप्शन ठीक है तो मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का? mu फाइनल में कितना रहना चाहिए? mu अगर सी ऑप्शन कह रहा है ये तो रुक गया, और जो दूसरे वाला वो u बाय u से कम चल रहा है, तो भाई टोटल मोमेंटम mu से कम नहीं हो गया? हाँ या ना? यस सर। ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी भी गलत हो गया। डी में भी यही हो जाएगा। अगर दोनों u बाय 2 से कम पे चल रहे हैं तो फिर अगर टोटल मोमेंटम क्या है? mu से कम है। mu से कम। तो आप समझ रहे हो कि आप दो लॉजिक से तो आप इस तरह से बता सकते हो। अब इसमें क्या है, ए ऑप्शन में देखो टोटल मोमेंटम क्या है? mu। बी ऑप्शन में भी टोटल मोमेंटम क्या है? mu। तो एटलीस्ट सी और डी तो पक्का गलत है। आपका मानना भी हुआ तो वो क्या मानना चाहिए आपके पास? अब देखो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी? सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। ऑब्वियसली कांस्टेंट रहनी चाहिए। यस क्योंकि कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है? ओनली इंटरनल फोर्स है, वो भी कंजर्वेटिव नेचर के ना? यस सर। अच्छी बात। अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया होता तो टोटल एनर्जी क्या थी? फॉर ऑप्शन बी हाफ m u स्क्वायर बाय 4 mu स्क्वायर बाय 4 है कि नहीं? ये क्या जाती है? तो ये ऑप्शन में क्या हो गया? गलत हो गया, है ना? तो क्या बचा आपके पास? ओबली ऑप्शन है, देखो ए रुक गया, बी के पास यू आ गया, तो कितनी एनर्जी आएगी टोटल? हाफ m u स्क्वायर। इनिशियल और फाइनल क्या होनी चाहिए आपके पास? सेम होनी चाहिए थी ना? सर उसमें पोटेंशियल भी तो होएगी ना ऐड। आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब क्या है? एक बात बताओ, दोनों का चार्ज अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में आफ्टर लॉन्ग टाइम दूरी कितनी हो जाएगी एक दूसरे को? कभी जैसे ये पास आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ये स्लो हो रहा है, और आगे वाला क्या हो रहा है? फास्ट होता जा रहा है। एक टाइम आएगा जब u की वैल्यू कम होती जाएगी और इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक टाइम का दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, तब इनके बीच में जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम होएगा। है ना? अभी तो भैया ये चला ही नहीं है, चल के आ रहा है, तो इनके बीच में सेपरेशन में अभी क्या है? इनके बीच में अप्रोच हो रहा है। यस सर। u कम हुआ, इसकी स्पीड बढ़ गई, लेकिन अभी भी क्या है, ये तो जस्ट अभी चलना चालू हुआ है, ये ऑलरेडी मूविंग था, तो बिल इसकी स्पीड ज्यादा है। अभी भी नेट अप्रोच हो रहा है, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो जब तक इसकी स्पीड आगे वाले की स्पीड से ज्यादा है तब तक इनके बीच में क्या होगा? नेट सेपरेशन कम होता रहेगा, यस अप्रोच होता रहेगा इनके बीच में। ठीक है सर। फिर जैसे ही इसकी स्पीड कम होती गई, इसकी बढ़ती गई, दोनों की स्पीड जब बराबर हो गई तो शॉट क्या है? सेपरेशन इज मिनिमम। ये अपने ना कॉलेजन वॉलेजन में स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में किए होंगे कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन एंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द यस सर किया थी। तो दोनों की स्पीड बराबर होती है ब्लॉक्स की, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन मैक्सिमम होता है। अच्छा, उसके अगले मोमेंट में क्या होगा?
और सेपरेशन चेंज बढ़ने लगेगी सब। है ना, अब इसकी स्पीड कम बढ़ने लगी और इसकी स्पीड बढ़ने लगी, इनके बीच में गैप बढ़ने लगा। लेकिन गैप बढ़ने से क्या होता है, इनके बीच रिपल्शन तो अभी भी एग्जिस्ट करेगा, इनके बीच में फोर्स हमेशा रिपल्सिव है ना यार। यस आगे वाले को हमेशा आगे की तरफ पुश मिलता रहेगा और पीछे वाले को हमेशा पीछे की तरफ पुश मिलता जाएगा। तो ये धीरे धीरे स्पीड अप होता जाएगा और ये धीरे धीरे स्पीड डाउन होता जाएगा। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक इनके बीच में सेपरेशन इनफाइनाइट ना हो जाए। यस सर। इनफाइनाइट कैसे, मतलब इसकी स्पीड बढ़ती गई, इसकी स्पीड कम होती गई, तो जो रिपल्शन है उसको धीरे धीरे क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है, और इसको धीरे धीरे फास्ट कर रहा है। हाँ या ना? यस है ना? जैसे करते 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 धीरे धीरे इनके सेपरेशन बढ़ता गया, रिपल्शन इनके बीच में कम होने लगा। रिपल्शन कम होने का मतलब ये नहीं कि अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपल्शन कम होने का मतलब क्या है, अब ये उतनी तेजी से रिटार्ड नहीं हो रहा जितनी तेजी से ये, और उतनी तेजी से ये भी स्पीड अप नहीं हो रहा। मतलब इसकी इंक्रीज करने का रेट और इसका डिक्रीज करने का रेट कम हो गया, लेकिन अभी भी ये डिक्रीज कर रहा है और अभी भी ये वाला इंक्रीज कर रहा है। तो इनके बीच में सेपरेशन बढ़ती जाएगी करते 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 आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हुआ, जैसे जब जिस मोमेंट पे रेस्ट पे आएगा उस मोमेंट पे इसकी स्पीड क्या हो गई, यू हो गई। यस अब सोचो ये मोमेंट जब होगा तो इनके बीच में फोर्स ऑलमोस्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। रीजन में अगर इनके बीच में फोर्स अगर नॉन जीरो हुआ, तो आपने बोला सर रिपल्शन की वजह से ये धीरे धीरे स्लो होते होते जीरो हो गया। अगर ये जीरो हुआ तो आपकी मजबूरी है, दिस हैज टू बी यू, मोमेंटम एनर्जी कंजर्व करना है। और अभी भी इनके बीच में रिपल्शन लग रही है, तो ये क्या होगा, ये और फास्ट होगा और बैकवर्ड मूव करने देगा, और ये बैकवर्ड मूव करेगा। चलो मोमेंटम में देखो तो बोल सकते हो सर इसने जितना मोमेंटम और आगे गेन किया इसने पीछे लेके, हो सकता है नेट मोमेंटम हम भी रहे, लेकिन जैसे इसकी स्पीड यू से बढ़ी, कैटेगरी क्या होगी सिस्टम की, यू इनिशियल से ज्यादा हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो जब ये रिपल्शन की वजह से, जब ये आप बोलोगे रिपल्शन होते 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 जब ये रेस्ट पे आएगा, तब इसकी स्पीड यू होनी चाहिए और वो मोमेंट कौन सा होना चाहिए, वो उस टाइम सेपरेशन क्या होनी चाहिए इनके बीच में, या उस मोमेंट के बाद आपके इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो। यानी जब 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 इनके बीच में सेपरेशन क्लोज टू इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, तभी सिचुएशन अटेन होने लगेगी। और जैसे जैसे करते 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 फाइनली देखो लिखा है आफ्टर लॉन्ग टाइम, चमक रहा है। यस सर। एक बात बताओ, अगर ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी होती इन जनरल, तो आपके अप्रोच क्या रहता है, आप मान लेते कि आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या मानते हैं, इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 और v2 मोमेंटम कंजर्व। एक क्वेश्चन लगाते हैं आप मोमेंटम कंजर्वेशन के, एक क्वेश्चन लगाते हैं आप जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या है, जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी काइनेटिक एनर्जी, ये आपको याद है आपने एग्जैक्टली आप क्या एक इलास्टिक कोलिजन में एग्जैक्टली दो इक्वेशन बनाते थे, इलास्टिक कोलिजन में क्या यही एग्जैक्टली दो इक्वेशन बनती थी, कंजर्वेशन मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पक्की बात है, एग्री करते हो? यस हाँ, तो जो इलास्टिक कोलिजन की एग्जैक्टली दो इक्वेशन है वही दो इक्वेशन यहाँ यूज हुई है। तो यानी इलास्टिक कोलिजन का जो रिजल्ट है उनको सोल्व करके जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ भी सोल्व करके वही वैल्यू निकल के आएगी। तो इलास्टिक कोलिजन के जो भी आपके पास रिजल्ट्स है वो डायरेक्टली आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अब बताओ दो इक्वल मास आते हैं तो फाइनली क्या होता है, दोनों की वेलोसिटीज में क्या होता है, इंटरचेंज होता है। भाई दो इलास्टिक कोलिजन हुई, दोनों बॉडी टकराई, दोनों के बीच में क्या लगा, फोर्स लगा। यस सर। दोनों बॉडी अलग अलग होगी तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो गया, बंद हो गया। तो मेरी बात तो ध्यान सुनना, दोनों बॉडीज आई टकराई तो उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था। जब दोनों बॉडी फाइनली एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बंद हो गया। यहाँ भी तो वही हो रहा है, जब दोनों बॉडी फील्ड में है एक दूसरे के तब तो इनके बीच में इंटरेक्शन लग रहा है। आफ्टर लॉन्ग टाइम इनके बीच में इंटरेक्शन जब बंद हो गया तब वेलोसिटी पूछिए क्या होता है भाई इलास्टिक कोलिजन में जब इक्वल मासेस होते हैं, वेलोसिटी इंटरचेंज होती है सर। एक्सचेंज हो जाती है। तो क्या था, एक्स चल रहा था, वाई रुका हुआ था, फाइनली चलेगा। y रुक जाएगा। द सेम वेलोसिटी यस यस एक्स रुक जाएगा। समझ आया क्या? यस यार अपने काम कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अभी तुम लोग अभी सॉफ्ट कॉपी कोई आई तो नहीं होगी, है ना? नो सर। ठीक है, तो सही है।
तो एक काम करो, ये क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर लें अपन सैटरडे को। यस सर मैग्नेटिज्म का दे दोगे? उसका टेस्ट भी आ रहा है। यस सर, वो कर लो। सर यार- भी इलेक्ट्रोस्टैट्स अलग से पढ़ना पड़ेगा फिर इसके लिए भी। या देख, मैग्नेटिज्म जो तुमने क्लासिकल मैग्नेटिज्म की बात करो, जो हमने रिसेंटली पढ़ा है। नहीं सर, जो हमने वैसे नहीं सर, पढ़ा फील्ड एंड फोर्सेस। यस सर, मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस वाला। उसमें सोलेनॉइड वगैरह जितना भी था वो वो तो सब ठीक है, करना। वो तो तुम्हारे फेज टेस्ट का पार्ट है ना वो तो। सर शायद 7 वाला टेस्ट कैंसिल हो गए सर हैं। Yes, 7 sir, वाला शायद शायद कैंसिल हो गया सर। कैंसिल हो गया सर ये टेस्ट। अच्छा, पर वो जो फेज टेस्ट है वो हो रहा है ना? वो तो हो रहा है यस सर। सर। यस ठीक है, मैं वो भेज देता हूँ यार। ठीक है, वो ट्राई कर लो, तो सैटरडे को वो डिस्कस कर लें। यस सर, कर लो। यस सर सर करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या अभी जो हो रहा है वो पहले वो कर लेते हैं ना, मतलब क्या कौन कौन चाहिए मुझे बता दो, मैं एक साथ में भेज देता हूँ ना। करंट का भेज देता हूँ, EMI का भेज देता हूँ, ये मैग्नेटिज्म वाला भेज देता हूँ। सर ठीक है। जैसे आपने सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स बताई हैं इसकी, वैसे अगर आप बता सको तो वो इजी। नहीं वैसे तो देखो, मेरे एंड से तो मैं बोलूंगा ये भैया पूरा सॉल्व करो। शायद कल हमारी क्लास है ना, 6:30 से 8 है क्या कोई क्लास कोई? उसको एक काम करो, डायरेक्टली उसको स्टडी स्लॉट मान लो, उसका अपना सॉल्विंग कर लो। सैटरडे को मैं से पूरा फिर क्वेश्चन बैंक डिस्कस करना है मैग्नेटिज्म वाला। सर वो मैग्नेटिज्म मतलब क्या EMI AC इंक्लूडेड होगा उसके अंदर? नहीं वो अलग है सब, वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और वो वाला पार्ट। ओके सर। यस सर, ओके। ओके सर। हाँ, चाहोगे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि कल क्लास रख लेता हूँ और तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। उससे वैसे मच बेटर, तुम्हें पूरा सॉल्व तो करना ही है ना? तो पूरा सॉल्व कर लो। सैटरडे को में से 1 को मैं उसके सिंगल करेक्ट भी, उसके मोर देन 1 ऑप्शन वाले सारे में से डिस्कस कर लो। ऑलमोस्ट 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे, कर लोगे ना? यस सर। यस सर अगर देखो, अगर कल तक कर पाओगे तो बताओ, मैं कल ही कर लेता हूँ शाम को डिस्कशन। बताओ कल तक तो इम्पॉसिबल है। नहीं सर, कल तक तो कल तक नहीं। देख लो यार, अगर जोड़ लगा सकते हो तो ठीक, कोई बात नहीं, सैटरडे को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, सर पूरी नहीं हो पाएगी कल तक, अगर कल तक भी करोगे आप। फिर उसका फायदा नहीं है ना, उसका क्या फायदा? तो एक काम करो, अपना सॉल्विंग चालू करो। कल का जो वो स्लॉट मान के, अपना स्टडी स्लॉट मान के, उसमें वो पूरा क्वेश्चन बैंक लगाओ। सैटरडे को पूरा क्वेश्चन बैंक डिस्कस करते हैं। सर किसकी डिस्कशन एक बार फाइनल बता दो। कोई आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स वाला पार्ट। और उसकी आप शीट भेजोगे अभी? मैं भेज देता हूँ, क्वेश्चन बैंक भेज देता हूँ ना। ठीक है, कि उसकी शीट तो मुझे याद है डिस्कस कर चुके हैं। मैं क्वेश्चन बैंक दे रहा था कि आपको ऑब्जेक्टिव की सिंगल करेक्ट की और मल्टीपल करेक्ट की प्रैक्टिस है। मतलब उसमें समझ रहे हो ना कि यार 100 क्वेश्चन होंगे तो क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट एक 1 गो में रिवाइज भी हो जाएंगे, है ना? यस सर। है ना? और तो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज। अब इतना टाइम नहीं ना कि आप पूरा डेप्थ में सब कुछ करो, बट ये सारे क्वेश्चंस क्या है ना, आपको सारा ओवरऑल सारे फॉर्मूलाज, सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सब कुछ अच्छे से आपको रिवाइज करा देंगे। मतलब क्वेश्चन अच्छे हैं इसके, डिसेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है यार। ठीक है, और फिर हाँ सर इन सब के बीच में ना, जैसे मॉडर्न के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लिए थे, उनके ऑब्जेक्टिव रहते हैं, अब उसके लिए टाइम कैसे निकाले वो नहीं समझ आ रहा। यार अभी जब मॉडर्न का जब ये आएगा, रिवीजन का पार्ट आएगा, तब कर लेना मॉडर्न का। तुम लोगों को मॉडर्न की क्वेश्चन बैंक मिल गया ना, ग्रुप पे आ गया होगा? ठीक है, अरे वो तो दोस्त यार तब भी करना है यार। मतलब अभी या तो फिर थोड़ा बहुत दिवाली का टाइम आपके पास टाइम मिलेगा 3-4 दिन का, वहां टाइम निकालो और वो क्वेश्चन बैंक तब कर लो। मतलब मैंने आपको क्वेश्चन बैंक भेज दिया, अगर क्वेश्चन बैंक ट्राई कर लोगे तब भी आपकी ऑब्जेक्टिव डिसेंट प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज आपके पास BM है, उसकी क्वेश्चन बैंक लगा लो, उसके ऑब्जेक्टिव लगा लो। DC है, उसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगा लो। ऑलराइट, तो अभी दिवाली का टाइम आ रहा है 3-4 दिन का, तो आप अपना उस टाइम पे कुछ पार्ट ये कवर कर सकते हैं, एटलीस्ट 12th का जो आपका कुछ पेंडिंग काम है। 11th का मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अभी के लिए। अभी जो 12th का जो कुछ पेंडिंग काम है दिवाली के टाइम पे, वो वाला पेंडिंग काम अपना कंप्लीट कर लो। और एटलीस्ट लगता है कि वो बहुत छूटा हुआ है तो उतना तो कर लो, जिससे कि यार हमें चीजें तो समझ में आ जाए। मतलब ये नहीं करना कि आपको एकदम हाई लेवल पे जाके पूरी सॉल्विंग करनी है। एटलीस्ट क्लास नोट्स करके एक स्टैंडर्ड कंटेंट, चाहे BM के ऑब्जेक्टिव लगा लो, चाहे आपको मैंने क्वेश्चन बैंक भेजा वो क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लो, है ना? या BM के अंदर के एटलीस्ट सोल्ड एग्जांपल ही कर लो, या DC के अंदर के सोल्ड एग्जांपल कर लो, DC के ऑब्जेक्टिव लगा लो, ताकि इतना कर लो कि उस पोर्शन की ये ना एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग बन जाए। उसके बाद तो जब 2-3 राउंड ऑफ रिवीजन करोगे ना, तो वो चीज अच्छे से कवर हो जाएंगी। बट हाँ, ऑब्वियसली आपकी सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।